हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। विनय, कैसे हैं आप लोग? भाई सिलेबस को थोड़ा एक्सेलरेट करना पड़ेगा। तबीयत आज तो मेरी फिर भी काफी सुधार है तबीयत में। गुड आफ्टरनून राहुल। एक दिन बच्चों सुबह मैं आपका रोटेशन का डिस्कशन करवा दूं क्या? 10 बजे से लेकर 11 बजे तक। मैं आजकल सुबह 10 से 11 फ्री रहता हूँ। गुड आफ्टरनून दीपा, भरत, भारत यादव, ओके, गुड आफ्टरनून। और हमारे धुरंधर बच्चे बच्चे कहाँ हैं? और कौन कौन है प्रेजेंट हमारी क्लास में? विनय राठौर, ओके। तो कल मैं सोच रहा हूँ कल सुबह 10 से 11 बजे क्लास लगा के तुम्हारा जो रोटेशन का डिस्कशन है वो करवा देता हूँ, ठीक है? कल सुबह 10 से 11 बजे रोटेशन का डिस्कशन अपन जो निपटा लेते हैं। रोटेशन में मतलब अगर 2 क्लास भी लगानी पड़ी तो मैं सुबह का टाइम मेरा आजकल फ्री है थोड़ा, ठीक है? तो कल मिल जाएंगे, कल तो सुबह 10 बजे रोटेशन की क्लास आपके लिए लगा देता हूँ। नहीं, मतलब बिल्कुल अब ठीक होने वाली स्टेज में कि अभी मैं आज ही ठीक हो रही है, मतलब ना एक होता है ना कि जैसे तुम जस्ट रिकवर किए होते हो किसी चीज से, तो वो वाला फेस जो चल रहा होता है वो है मेरे साथ अभी। चलो, सो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज बहुत सारे इलस्ट्रेशंस कराने हैं मेरे को तुम्हें, तो टाइम बर्बाद नहीं करते, ठीक है? मैं कुछ हम कहाँ तक पहुंच गए थे? फुफेरा भाई तक पहुंच गए थे, है ना? पिछली क्लास में बच्चों मैंने कौन सा नंबर का क्वेश्चन कराया था तुम्हें? नंबर क्या था क्वेश्चन का बच्चों? नंबर क्या था? अच्छा, इससे पहले मैं एक काम करता हूँ, तो मैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द स्प्रिंग पढ़ा देता हूँ, ठीक है? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द स्प्रिंग्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है? सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है बच्चों? जब आपने स्प्रिंग इस तरीके से लगा रखी होती है ना, तो उसे बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ दी स्प्रिंग। कैसे लगा रखी होती है? मान लो एक ब्लॉक है और आपने इस ब्लॉक से स्प्रिंग को कनेक्ट कर रखा है। तो एक स्प्रिंग बच्चों यहां से आई, ठीक है? फिर उसके बाद दूसरी आई, इसके बाद बच्चों आपने तीसरी स्प्रिंग यहाँ पे इस तरीके से लगा रखी है, ठीक है? इनको आपस में कनेक्ट कर रखा है, ये कनेक्ट कर रखा है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट बच्चों K1 के बराबर है, इसका K2 के बराबर है, और इसका K3 के बराबर है। मास बच्चों M के बराबर है। ठीक है बच्चों, इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द स्प्रिंग। सर प्लीज नेक्स्ट टाइम से एसएचएम की क्लास 12 से स्टार्ट हो सकती है क्या? यार 12 बजे नहीं, 12:15 बजे की कोशिश करने लगा हूं मैं, ठीक है? 12 बजे क्या है कि मेरी बेटी को स्कूल से लेके आना होता है 12 बजे एग्जैक्टली। मैंने तुम्हें बोला भी था, मैंने कहा कि मैं क्लास का टाइम सुबह 10 बजे भी कर सकता हूँ, लेकिन बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया, ठीक है? मैं आजकल 9:30 से 12 बजे तक मतलब फ्री रहता हूँ। 9:30 से 12 बजे तक मैं बिल्कुल फ्री रहता हूँ और ऑफिस में ही रहता हूँ। मुझे 9:30 से 12 बजे तक पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोगों में से काफी लोग रेडी नहीं होते उस क्लास के लिए, क्योंकि वही बस 9 बजे मुझे जाना होता है उसको ड्रॉप करने, और फिर उसके बाद 12 बजे लेने जाना होता है। तो मैं आ ही नहीं सकता, मतलब एग्जैक्टली 12 बजे मैं लेके आता हूँ, 12:15 बजे आके क्लास स्टार्ट कर देता हूँ। ये वाला इशू है। कल देखते हैं पहले 10 से 11, 11:30 बजे वाली क्लास में कितना रिस्पॉन्स आता है। मतलब ना अभी रोटेशन का डिस्कशन लगा रहे हैं ना हम, अगर उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा आने लगे, स्ट्रेंथ ज्यादा आ रही है, तुम सारे आ पा रहे हो, तो मुझे क्या प्रॉब्लम है 10 से 11:30 पढ़ाने में? मेरा ये 12 बजे वाला स्लॉट खाली हो जाएगा, ठीक है? 10 बजे चलेगा। तो 10 to 11:30 टाइम चेंज करने के लिए तुम बोल रहे हो, लेकिन अभी रुको, पहले ना रोटेशन को निपटा लेने दो उस वाले स्लॉट में। इसको 12 बजे रहने देते हैं, रोटेशन को उधर निपटा लेते हैं, ठीक है? तो तुम सारे ही रेडी हो, हर एक बच्चा रेडी है 10 बजे, फिर क्या प्रॉब्लम है?
ठीक है, तो फिर कल से 10 बजे वाली क्लास 10 बजे कर लेते हैं टाइमिंग को। कल से नहीं, मतलब कल तो रोटेशन का कर लेते हैं डिस्कशन। ठीक है, कल तो 12 बजे रखते हैं और परसों से 10 बजे कर लेंगे। अरे बहुत बढ़िया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें ना। चलो भाई, अब इसमें होता क्या है बच्चों कि यहाँ पे बेसिकली ये जो स्प्रिंग है ना, हम इस स्प्रिंग को एक सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस करना चाहते हैं। ठीक है, हम क्या चाहते हैं कि हम इसको एक अकेली स्प्रिंग से रिप्लेस कर दें, और ये अकेली स्प्रिंग जो है ना, ऊपर वाली तीनों स्प्रिंग को रिप्रेजेंट करनी चाहिए। एम मास हो गया, इसको बोलते हैं हम के इक्विवेलेंट। इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा उसको हम के इक्विवेलेंट बोलेंगे। तो बच्चों, ऊपर वाले कॉम्बिनेशन में जो ब्लॉक का टाइम पीरियड होना चाहिए वो नीचे वाले कॉम्बिनेशन के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ऊपर वाले कॉम्बिनेशन का टाइम पीरियड और नीचे वाले ब्लॉक का टाइम पीरियड बच्चों सेम होने चाहिए। देखो बच्चों, जब तुम इसको एक्स डिस्प्लेस करोगे ना, तो एक्स डिस्प्लेस करने से इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन आएगा, मतलब इसमें टेंशन डेवलप हो जाएगा। तो इसमें मान लो एक्सटेंशन x3 आया, इसमें x2 आया, इसमें x1 के बराबर आया। ठीक है, टेंशन बच्चों सेम रहेगा t के बराबर। टेंशन तो सेम ही रहेगा ना पूरी स्प्रिंग में। तो एक चीज जो मैं लिख सकता हूं बच्चों, t जो होगा ना टेंशन, वो k1 x1 इज इक्वल टू k2 x2 इज इक्वल टू k3 x3 के बराबर होगा। ठीक है, ओके, ये वाली बात समझ में आ गई। अच्छा, x1 प्लस का x2 प्लस का x3 ये x के बराबर आएगा, है ना। अच्छा, इसको भी जब तुम x डिस्प्लेस कराओगे ना, तो इसमें जो टेंशन डेवलप होगा ना, वो बच्चों उसके बराबर ही होना चाहिए, ये k इक्विवेलेंट इनटू x के बराबर होगा। ठीक है, ओके, टेंशन को आप बराबर कर दोगे m इंटू ए के बराबर। ठीक है, इसमें भी बच्चों m इंटू ए के बराबर करोगे तो एक्सेलरेशन जो आएगा ना बच्चों, वो k इक्विवेलेंट डिवाइड बाई m इंटू एक्स के बराबर आ जाएगा। तो इसका जो टाइम पीरियड आएगा ना बच्चों, 2 पाई रूट के अंदर m डिवाइड बाई k इक्विवेलेंट के बराबर होगा। ठीक है, इस वाले केस में। ऊपर वाले केस में आ जाओ बच्चों, ऊपर वाले केस में भी बच्चों जो टी होगा वही तो एक्सेलरेशन आ रहा होगा, उसी की वजह से तो m इंटू ए। अच्छा, ध्यान रखना, ये ए जो होगा ना बच्चे रीस्टोरिंग होगा, ये ध्यान रखना, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगाने की जरूरत नहीं पड़ी मेरे को, बिकॉज हमें पता है कि अगर तुम इसको इधर डिस्प्लेस कराओगे तो एक्सेलरेशन पीछे की तरफ आएगा, फोर्स जो है ना टेंसर का पीछे की तरफ लग रहा होगा। ठीक है भाई, ये वाली बात समझ में आई। ओके, अब अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये x1 प्लस x2 प्लस x3 जो x के बराबर है ना बच्चों, क्या मैं यहाँ पे x की जगह पे, अच्छा टाइम पीरियड को बच्चों मैं स्मॉल t से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, टाइम पीरियड को, क्योंकि कैपिटल T इज फॉर टेंशन। क्या मैं x1 की जगह पे बच्चों t डिवाइडेड बाई k1 रख सकता हूँ, t डिवाइड बाई k2, t डिवाइड बाई k3। ये बच्चों हमारे पास x के बराबर आ जाएगा। तो जो t की वैल्यू आएगी ना बच्चों, वो x डिवाइडेड बाई 1/k1, 1/k2, 1/k3 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, और t होगा बच्चों m इंटू ए रीस्टोरिंग के बराबर। ए रीस्टोरिंग जो आएगा ना बच्चों, वो आ जाएगा तुम्हारे पास x डिवाइडेड बाई 1/k1, 1/k2, 1/k3। अगर आप यहां से देखो ना, तो 1/this इज इक्वल टू ओमेगा। तो यहां से जो टाइम पीरियड आएगा ना बच्चों, इसका 2 पाई रूट के अंदर, 2 पाई रूट के अंदर m इंटू 1/k1, 1/k2 एंड सो ऑन के बराबर आ जाएगा। तो 1/k इक्विवेलेंट जो होता है ना बच्चों, वो 1/k1 प्लस का 1/k2 एंड सो ऑन के बराबर होता है। ठीक है, तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चों ये होता है। आई बात समझ में? अच्छा, देख नहीं रहा था, रुको एक मिनट ना, साइड। तो हमने दोनों का टाइम पीरियड बच्चों कैलकुलेट करके हमने लिखा इस तरीके से।
क्या ये बात समझ में आई बच्चों? 1 अपॉन के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन के वन प्लस 1 अपॉन के टू प्लस 1 अपॉन के थ्री। ये आ जाएगा हमारे पास इस तरीके से, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। ओके, डन 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 डन। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चों ये होता है, मतलब ये रेजिस्टेंस का उल्टा चलता है, कैपेसिटर जैसा चलता है, ठीक है, कैपेसिटर जैसा चलता है। अब आते हैं बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दी स्प्रिंग पे। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है ना बच्चों, क्या होता है? ये एम मास हो गया बच्चों। सपोज करो आपने स्प्रिंग ऐसे लगा रखी है, अभी पढ़ने पे ध्यान दो, बाद में बातें करेंगे, ठीक है, क्लास के बाद। तो इस पर काम करते हैं, ठीक है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, इसका बच्चों K3 है, ठीक है। अगर मैं इसको इधर डिस्प्लेस करूंगा ना बच्चों x, तो एक तो टेंशन इधर से लगेगा T1, एक इधर लगेगा बच्चों T2, एक इधर लगेगा T3, ठीक है। T1 प्लस का T2 प्लस का T3, ये आएगा बच्चों m इंटू ए रीस्टोरिंग के बराबर। K1x, K2x, K3x, m इंटू ए रीस्टोरिंग। ए रीस्टोरिंग जो होगा ना बच्चों K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू एक्स डिवाइड बाई एम के बराबर आ जाएगा। और यहां से टाइम पीरियड आएगा बच्चों 2 पाई रूट के अंदर m डिवाइड बाई K1 प्लस का K2 प्लस का K3। बच्चों जब अकेली स्प्रिंग होती है ना, तो टाइम पीरियड क्या आता है? 2 पाई रूट के अंदर m डिवाइड बाई K इक्विवेलेंट के बराबर। K इक्विवेलेंट जो आएगा ना बच्चों वो K1 प्लस का K2 प्लस का एंड सो ऑन के बराबर आ जाएगा। ये होता है बच्चों K इक्विवेलेंट। तो जब ठीक है भाई, यहां से इस तरीके से हमारा के इक्विवेलेंट आ जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में आया बच्चों सबको? सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में मतलब बस इतना ध्यान में रखना। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी होती है बच्चों ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कटिंग है स्प्रिंग, ठीक है। अगर स्प्रिंग को कट कर देते हो ना बच्चों, उसका एक स्पेशल केस होता है, आप लोगों ने देखे भी होंगे, कई सारे क्वेश्चन उसमें इस पे भी बेस्ड होते हैं, ठीक है। मैं सारे केसेस करवाता जा रहा हूं जिससे कि कटिंग स्प्रिंग, मैंने बताया ना ये बहुत खिंचता है टॉपिक ना ये वाला। कटिंग है स्प्रिंग, ठीक है। अच्छा, स्प्रिंग को कट करने वाले केस जो होते हैं बच्चों, किसी भी स्प्रिंग के लिए ना, जैसे मान लो कोई एक स्प्रिंग है और इसकी नेचुरल लेंथ बच्चों कितनी है, हमें एल नॉट के बराबर दे रखी है इसकी नेचुरल लेंथ। सो एक स्प्रिंग है बच्चों, इसकी नेचुरल लेंथ एल नॉट के बराबर दे रखी है, स्प्रिंग कांस्टेंट के नॉट के बराबर दे रखा है। एल नॉट इज द नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। तो यहां पे एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों की, के नॉट इंटू एल नॉट जो है ना, ये कांस्टेंट होता है। अगर आपने इसका एक टुकड़ा कर दिया और उस टुकड़े की लेंथ बोली आपने L1, L1 लेंथ का बच्चों एक टुकड़ा कर दिया आपने ना L1, तो इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा ना K1 L1, ये बच्चों K नॉट इंटू एल नॉट ये बराबर होंगे K2 L2 के, ठीक है। तो स्प्रिंग के टुकड़े करने पे बच्चों ये वाली प्रॉपर्टी चलती है, ये ध्यान रखना, बड़े काम की प्रॉपर्टी है बच्चों ये। तो K1 L1 इज इक्वल टू K2 L2 इज इक्वल टू K3 L3 एंड सो ऑन, ये इस तरीके से बच्चों चलता जाता है।
K1 L1 इज इक्वल टू K2 L2 इज इक्वल टू K नॉट L नॉट के बराबर। मैं पिछला वाला पेज दिखा देता हूं। अच्छा, इसका ना पैरेलल कॉम्बिनेशन का बच्चों एक और केस होता है जिसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह ही ट्रीट करते हैं, ठीक है, वो मैं भी बताने वाला हूं। पैरेलल वो दिखता नहीं है पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चों एक चीज ध्यान रखना, इसमें जो एक्सटेंशन होता है ना सारी स्प्रिंग में सेम होता है। देखो तीनों स्प्रिंग एक ही तरफ फोर्स लगा रही होती हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में टेंशन सेम होता है बच्चों, एक्सटेंशन अलग अलग आता है अगर इनके के अलग अलग है तो, ठीक है। टेंशन बच्चों तीनों में सेम आएगा, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चों क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक्सटेंशन सेम होगा, टेंशन डिफरेंट होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में टेंशन सेम होगा, एक्सटेंशन बच्चों डिफरेंट होगा, ठीक है भाई। ओके बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक और केस है जो कि कई बार हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का ही केस होता है, ठीक है। अब मैं यही बना दे रहा हूं, ठीक है, वो माना कि ये इस वाले पार्ट से अलग है, लेकिन कोई बात नहीं। कौन सा केस है बच्चों जो पैरेलल कॉम्बिनेशन टाइप का दिखता नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन का ही लगता है? ये जो केस है ना बच्चों, ये वाला, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का ही केस है, K1 और ये K2। अगर आपने बच्चों इस ब्लॉक को इधर डिस्प्लेस कराया तो तुम देख रहे हो ये भी पीछे की तरफ खींचेगा और ये भी इसको इधर ही पुश करेगा। इसका भी बच्चों जो K इक्विवेलेंट होता है ना बच्चों, K1 प्लस का K2 के बराबर ही होता है। दोनों स्प्रिंग एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होते हैं, ठीक है। सो ध्यान रखना, बिहेव लाइक अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो दिस केस behave like parallel combination। तो स्प्रिंग के सारे केसेस समझ में आ गए बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, स्प्रिंग को कट करना। एक क्वेश्चन कराता हूं इस पे ना, एक क्वेश्चन जो जेई मेन लेवल का है, नॉट एडवांस लेवल क्वेश्चन, दैट इज अ जेई मेन लेवल क्वेश्चन बच्चों। जेई मेन लेवल बच्चों, इस पे क्या क्वेश्चन बनता है इस वाले पार्ट पे? In a spring block system, in a spring block system, the spring is cut in n equal parts, ठीक है। स्प्रिंग को बच्चों n इक्वल पार्ट्स में हमने कट कर दिया, ठीक है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, द स्प्रिंग इज कट इन n इक्वल पार्ट्स। फाइंड द रेशियो ऑफ, एक मिनट ना, n इक्वल पार्ट्स, दीज इक्वल पार्ट्स आर कनेक्टेड in parallel to the same block। Find ratio of, ये जेई मेन का है बच्चों ना क्वेश्चन, रेशियो ऑफ न्यू टाइम पीरियड एंड ओल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। बताओ बच्चों रेशियो क्या आएगा इसका, नए वाले टाइम पीरियड का और ओल्ड वाले टाइम पीरियड का रेशियो क्या होगा, दैट वी हैव टू फाइंड। हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना, और ये आने के चांसेस भी इसके बहुत रहते हैं, ठीक है, कट करने वाले और सीरीज पैरेलल। मैं तो सच बताऊं ना, मैं जितने भी अभी जो केसेस करा रहा हूँ ना, ये मैं चचेरा भाई, ममेरा भाई, फुफेरा भाई जो केसेस करा रहा हूँ बच्चों, इन केसेस में से मतलब चांसेस कम है, लेकिन इस स्प्रिंग को कट करने वाले सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये जेई मेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन जेई मेन के लिए बच्चों बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
कर भी डिस्कस करें इसको। सो बच्चों जो स्प्रिंग थी ना उसको आपने n टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। मान लो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k नॉट था, पहले जो टाइम पीरियड था ना t नॉट 2 बाई रूट के अंदर m डिवाइड बाई k नॉट के बराबर था। अब इस एक टुकड़े का जो होगा ना बच्चों k इंटू एल डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू k नॉट इंटू एल। तो नया वाला जो k होगा ना बच्चों n टाइम्स हो जाएगा पुराने वाले का। अच्छा क्योंकि इन सबको पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है तो ये n इंटू के बन जाएगा, तो ये n स्क्वायर k नॉट बन जाएगा बच्चों। तो न्यू जो टाइम पीरियड आएगा ना बच्चों दैट कम्स आउट टू बी 2 पाई रूट के अंदर m डिवाइडेड बाई n स्क्वायर इंटू k नॉट। तो t न्यू डिवाइडेड बाई t ओल्ड इज इक्वल टू 1 अपॉन n इज द आंसर। ठीक है, इसमें भी तुम लोग गलती कर बैठे। आई बात समझ में? ओल्ड वाले का न्यू टाइम पीरियड टू द ओल्ड टाइम पीरियड बच्चों ये आएगा। समझ में आया नहीं आया ये बताओ मेरे को तुम। ये क्वेश्चन समझ में आ गया तुम्हें? ओके अच्छा मैंने तुम्हें कल वो वाले केसेस तो करा दिए सारे के सारे, मतलब नॉर्मल वाले केस करवा दिए मैंने तुम्हें ना। अब हम थोड़े से एडवांस वाले केसेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों अगला केस है यहाँ पे, अगला केस इज कौन सा, कहां तक पहुंच गए थे भाई? ममेरा भाई तक पहुंचे थे नहीं पहुंचे थे? ममेरा भाई कोई मुझे बताएगा कौन से केस तक पहुंच गए थे हम, उनके क्वेश्चंस के नंबर क्या थे? चलो केस मैंने क्वेश्चन डलवाए थे, केस डलवाए थे? केस डलवाए होंगे ना, केस 1 2 3 4 5 हमें याद ही नहीं है, कुछ 7वां या 8वां होगा, मतलब 7वां ले लेते हैं, ठीक है। नंबर देख लेना यार तुम लोग। बच्चों दो ब्लॉक है, एक M1 मास का एक M2 मास का, ठीक है। और इन दोनों ब्लॉक में बच्चों हमने क्या कर रखा है, स्प्रिंग कनेक्ट कर रखी है यहाँ पे आपस में, ठीक है। के इनका स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है भाई। अब इन दोनों ब्लॉक को बच्चों आगे ऐसे खींच के छोड़ दिया तुमने, ये नीचे वाला सरफेस स्मूथ है। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ द ब्लॉक्स। मैं आप लोगों को एक चीज और रिकॉल करवा देना चाहता हूँ, सेंटर ऑफ मास में आपने पढ़ा था कि दोनों बच्चों सेम टाइम पीरियड के साथ ऑक्सीलेट करेंगे। दोनों का जो टाइम पीरियड होगा ना बच्चों वो सेम होगा, ये ध्यान रखना। हाँ 7th ही आया ना, ठीक है। हाँ मतलब जो ये दूसरी साइड पहुंच गया वैसे ना, इसने खानदान बदल गया इसका, ये सेम खानदान में नहीं है, ताऊ का लड़का नहीं हो सकता ये, ममेरा फुपेरा जाएगा ये, क्योंकि उसमें सिंगल ब्लॉक हुआ करता था, ठीक है। या तो इसको फुफेरा भाई बोलो या ममेरा भाई बोलो। आपको याद है एसएचएम में मैंने पढ़ाया था कि अगर एक ब्लॉक रुकेगा तो दूसरा भी रुका होगा उस टाइम पे, दोनों साथ चल रहे होंगे, दोनों रुकेंगे साथ में, ये ऐसे ऑक्सीलेट करता है ना ये वाला सिस्टम, तो ऐसे। ठीक है, तो इनका बच्चों टाइम पीरियड हमें बताना है। अच्छा बच्चों इनकी जो मीन पोजीशन होगी ना, मीन पोजीशन वो एक साथ आएंगे मीन पोजीशन पे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग ही लगानी है फोर्स दोनों के ऊपर, ठीक है। अच्छा दोनों में से किसी एक का टाइम पीरियड पता कर लिया तो दूसरे का भी उतना ही होगा।
दोनों मीन पोजीशन पे एक साथ आएंगे क्योंकि दोनों का फोर्स एक साथ जीरो होगा। स्प्रिंग जब अपनी नेचुरल लेंथ में आएगी तभी मीन पोजीशन पे होंगे, तभी इन पे बच्चों फोर्स जीरो हो रहे होंगे उसी टाइम पे। ठीक है, ओके। तो मैं ये कह रहा हूं, मान लो ये अपनी मीन पोजीशन पे है अभी, जैसे ये वाला अपनी मीन पोजीशन पे, ये वाला अपनी मीन पोजीशन पे, स्प्रिंग में कोई एक्सटेंशन है ही नहीं। आपने मान लो ये किसी टाइम पे x2 डिस्प्लेस हो रखा है और ये बच्चों x1 के बराबर हो रखा है। ठीक है, दोनों के डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से दे रखे हैं, इसका x1 इधर की तरफ और इसका x2 इधर की तरफ। पहले तो मुझे ये बताओ, क्या इनमें तुम्हें ये याद है कि इसमें नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा या नहीं रहेगा? आप बोलोगे हाँ। तो m2x2 माइनस का m1x1 ये जीरो के बराबर रहेगा? आप बोलोगे यस सर। तो बच्चों पूरा टाइम m1x1 जो है ना m2x2 के बराबर रहेगा। पहली तो ये कंडीशन आएगी हमारे पास ना, m1x1 जो है m2x2 के बराबर रहेगा। जो एक्सटेंशन होगा ना स्प्रिंग के अंदर बच्चों, वो x1 प्लस का x2 के बराबर रहेगा। अब अगर मैं इसके बारे में बोलूं कि ये मान लो यहाँ पहुंच गया है, ठीक है, और इसका मास है बच्चों m2 के बराबर, तो इस पर पीछे की तरफ फोर्स लग रहा होगा kx, इसका एक्सेलरेशन बच्चों इधर की तरफ आएगा a2। अच्छा a2 जो है ना बच्चों, ये a2 जो मैंने लिखा है ना, दिस इज द रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन, रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन a2। तो a2 जो है बच्चों रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन है। ठीक है, a2। अब यहां पे मैं एक चीज लिख सकता हूं कि kx जो है ना वो m इंटू a2 के बराबर होगा। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, मुझे अगर इसका टाइम पीरियड पता करना है ना, तो a2 को मुझे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करना होगा x2 के, क्योंकि मुझे पता है कि रीस्टोरिंग है, इसलिए मुझे माइनस साइन का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि वो अंदर की तरफ ही लग रहा है। समझ रहे हो? a2 को x2 के, लेकिन यहाँ तो a2 x के प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बच्चों, x को x2 के टर्म में ला के रखना पड़ेगा। मैं x1 की वैल्यू पहले तो यहाँ पे ला के रख लूंगा, तो x इज इक्वल टू m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस का x2। इस x को ले जाके यहाँ पे पुट कर दो बच्चों, k x2 m1 प्लस का m2 डिवाइड बाई m1 इज इक्वल टू m2 इंटू a2। तो a2 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों मेरे पास m1 प्लस का m2 इंटू k डिवाइड बाई m1 m2 इंटू x2। अब ये आ गया बच्चों ये प्रोपोर्शनल। तो ये जो चीज है ना बच्चों, ओमेगा स्क्वायर का काम करेगी। तो इसका जो टाइम पीरियड आ जाता है ना t इक्वल टू 2 पाई रूट के अंदर m1 इंटू m2 डिवाइड बाई k टाइम्स m1 प्लस का m2 के बराबर आ जाएगा। ये आ जाएगा बच्चों, ठीक है, ये आ जाएगा बच्चों इसका टाइम पीरियड। ठीक है, लिख लो, इधर ध्यान दो, तुम ड्रॉ करो, मस्ती मजाक में मत रह जाना। जिंदगी जब मजाक करेगी ना, कहीं के नहीं रहोगे। ठीक है, तो ये आ जाता है बच्चों। इसी टाइम पीरियड को बच्चों ऐसे लिख दिया जाता है 2 पाई रूट के अंदर म्यू डिवाइड बाई के। और ये जो म्यू होता है ना बच्चों, इसको रिड्यूस्ड मास बोला जाता है। ठीक है, तो ये बच्चों जब इस तरीके से ऑक्सीलेट कर रहे होते हैं ना, तो ये आ जाता है हमारे पास इसका टाइम पीरियड 2 पाई रूट के अंदर म्यू डिवाइड बाई के बराबर। 2 ब्लॉक सिस्टम अगर होता है, उसका बच्चों टाइम पीरियड हमारे पास ये आता है। ठीक है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द ऑक्सीलेशन ऑफ द ब्लॉक्स। दोनों का एक ही आएगा, बराबर आएगा। 2 पाई रूट के अंदर m1 m2 डिवाइड बाई के टाइम्स m1 प्लस का m2 के बराबर आएगा। डन बच्चे यहां तक?
डन बच्चों? अच्छा, अच्छा इंजीनियर बन के क्यों नहीं छापना चाहता? करप्ट इंजीनियर बन के क्यों छापना चाहता है? जिंदगी में अच्छे लोग भी पैसा कमा लेते हैं ना यार, जरूरी थोड़ी उसके लिए करप्ट होना जरूरी है। और जब तुम अपना माइंडसेट इस तरीके का रखोगे अभी से, तो आगे जाके आप एक तरीके से नेगेटिविटी को पालने का काम कर रहे हो। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए ना, मस्ती मजाक में भी नहीं करना चाहिए अपन को ना ऐसा सोचना, वो गलत होता है। मतलब तुम उस डायरेक्शन में कभी भी करने से पहले फिर तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा। एज अ टीचर मैं कभी मतलब इस तरीके के थॉट को सपोर्ट नहीं करूंगा, इवन चाहे वो अच्छा लगे आपको या बुरा लगे। मतलब फिर मतलब मेरे अपने एथिक्स हैं कि एज अ टीचर मुझे नहीं सिखाना कुछ गलत बच्चे को ना, कम से कम उसको जो मतलब ऐसे ऐसे ऐसी चीजें आपको नहीं यूज करनी चाहिए। भाई यहाँ तक ये वाला केस हो गया बच्चों। इसी में कुछ इसके भाई बंधु हैं मतलब ना इस टाइप के केसेस, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि जिनका टाइम पीरियड सेम होता है। ये वाला ना कुछ और केसेस है, मतलब जैसे ममेरे भाई मान के चलो, अगर तुम तो इसमें ममेरे भाई भी तो बच्चों भाई होते हैं कई सारे। अरे मामा का एक ही लड़का जरूरी थोड़ी हो, ठीक है? तो मामा का दो लड़के अगर हो गए, व्हाट विल यू डू इन दैट केस? ये ममेरी बहन हो जाएगी इसकी ना। सो बच्चों यहाँ पे आपको ऐसा दे रखा है, सपोज ना कि इस नीचे वाली गाड़ी से आपने एक ब्लॉक से स्प्रिंग को कनेक्ट कर दिया ऐसे, यहाँ पे आपको दो दे रखे हैं स्प्रिंग। तो ये मेरे भाइयों में भी खूंखार भाई है एक, इसका मास m1 दे दिया, इसका मास m2 दे दिया, इसका मास m1 दे दिया बच्चों, इसका मास m2 दे दिया, और ये k1 और ये k2 दे दिए। तो बच्चों इसका जो टाइम पीरियड होगा ना t, 2 पाई रूट के अंदर m1 इंटू m2 डिवाइड बाई k m1 प्लस का m2 के बराबर होगा। इसका जो टाइम पीरियड होगा ना बच्चों 2 पाई रूट के अंदर m1 इंटू m2 डिवाइड बाई m1 प्लस का m2 इंटू k1 प्लस का k2 के बराबर होगा। इसमें बच्चों अगर तुम इसको इधर डिस्प्लेस करोगे ना x1, तो ये इधर डिस्प्लेस होगा x2, ठीक है? लेकिन तुम देख पा रहे होगे कि दोनों स्प्रिंग कौन सा वाला कॉम्बिनेशन है, पैरेलल की तरह काम करती हैं दोनों स्प्रिंग ना। तो k1 के इक्विवेलेंट जो है इसका क्या हो जाएगा, k1 प्लस का k2 के बराबर, ठीक है? तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास आंसर जो है। ठीक है भाई, ये वाली बात समझ में आई तुम्हें? तो ये दो केसेस होते हैं बच्चों, वो मेरे भाई और बहन के, ठीक है?
चलो भाई लिख लो इसको जल्दी से। उसका वेक्टर वाले का बैकग्राउंड व्हाइट की जगह कोई और यूज कर सके, कलर इसका अलग यूज कर सके, कुछ कर सकते हैं बंदे साहब। अजी ये वाले समझ में आए या नहीं आए? ये वाला समझ में आया या नहीं आया? ये भाई तुम देखो सुनो, अगर तुम इसको इधर डिस्प्लेस करोगे ना x1, तो ये तुम्हें इधर खींचना पड़ेगा x2। तो ये माना कि इसके ऊपर रखा है, तो इस डायरेक्शन में जरूर एक्स्ट्रा फोर्स लगने लगे, लेकिन ये मूव तो ऐसे ही करेंगे ना, वो नीचे वाला इधर ऐसे जाएगा, वो दीवार आएगी उसके साइड से ऐसे। इसमें भी बच्चों ऐसा ही होता है। तो ये और ये बच्चों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है बच्चों। इसी तरीके का केस बनेगा। तो हम वर्टिकल डायरेक्शन वाले फोर्सेस से तो कोई वैसे ही मतलब नहीं है ना अपन को। और ये सरफेस स्मूथ है ही, कोई फ्रिक्शन वगैरह है नहीं यहाँ पे। ये सरफेस बच्चों स्मूथ होना बहुत जरूरी है, नहीं तो कहानी बदल जाएगी। तो ये बच्चों इसी के भाई बंधु हैं। ठीक है भाई, ये इसी के भाई बंधु है। ओके आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आते हैं बच्चों, ये ममेरे भाई हो गए, अब आते हैं फुफेरे भाई पे। ठीक है, अब हमारे स्टार्ट होंगे यहाँ से फुफेरे भाई। केस नंबर 9 वाइन होगा कोई। फुफेरा भाई बच्चों ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे आपने स्प्रिंग लगा दी है ऐसे ना। अब यहाँ पे थोड़ा रोटेशन का कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाएगा। मैंने तभी तो बोला फुफेरे भाई बहुत खतरनाक है। अभी हमें और भी भाई बंधु चाहिए होंगे इनके, ये ध्यान रखना। अभी तो केसेस खत्म थोड़ी हुए हैं, 8वां केस चल रहा है ना अभी तो। मान लो बच्चों ये एक सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड, जिसका मास है रेडियस आर है। यहाँ पे बच्चों नो स्लिपिंग कंडीशन दे रखी है। ठीक है भाई, नो स्लिपिंग कंडीशन दे रखी है। के स्प्रिंग कांस्टेंट है। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑक्सीलेशन ऑफ सेंटर ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के सेंटर का स्मॉल ऑक्सीलेशन का बच्चों टाइम पीरियड आपको बताना है। ठीक है, एक बार मैम को भी दिखा लेना, उनको ना, पूजा मैम को, ताकि सिंक्रोनाइज हो सके ना ये सारे। सिर्फ नहीं नहीं, ये याद नहीं रखने बच्चों, ये तो जस्ट मैं तुम लोगों को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ना, ये याद नहीं रखने, याद नहीं रखने है ना। आपको इन्हें सॉल्व करना आना चाहिए, याद रखने की जरूरत नहीं है। ऐसा जब फर्स्ट टाइम में मतलब कैसा लग रहा है? क्या, कहाँ चल रही है दुनिया, ऐसा फील आ रहा है? ये दुनिया ऐसी क्यों है?
चलो भाई देखो, इस वाले केसों में बच्चों पता है मैंने किसका पूछा है टाइम पीरियड? सेंटर का। सेंटर जो है ना बच्चों, सेंटर का पूछा है, क्योंकि इसके सेंटर का जो मोशन होगा ना वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल होगा। देखो इसको तुम थोड़ा सा ये ध्यान रखना, स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो तुम इसको जो है ना ये ऐसे है ना, इसको थोड़ा ऐसे घुमा के छोड़ोगे तो ये ऐसे ऑक्सीलेट करेगा। सिलेंडर बच्चों ऐसे ऑक्सीलेट करेगा, ऐसे थोड़ा आगे जाएगा, थोड़ा पीछे, थोड़ा आगे, ऐसे करके ना ऐसे। इसका जो सेंटर है ना वो सिर्फ आगे पीछे होगा। सेंटर आगे पीछे क्या होगा? सेंटर की हाइट फ्रॉम ग्राउंड पूरा टाइम फिक्स रहनी है, तो चाहिए पूरा तुम्हें ऐसे मोशन करता हुआ दिखेगा, लेकिन सेंटर सिर्फ आगे पीछे होगा। ये वाली बात समझ भाई? ठीक है भाई, ये वाली बात समझ में आई तुम्हें? ओके। तो जब बच्चों तुमने इसको मान लो सेंटर का डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम पे एक्स हो रखा है, सेंटर का डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम पे बच्चों मान लो एक्स के बराबर हो रखा है, अरे यार क्या हो रहा है, चिपक जाए। मान लो सेंटर का डिस्प्लेसमेंट बच्चों किसी टाइम पे एक्स के बराबर हो रखा है ऑलरेडी, इधर एक्स जा रखा है बच्चों, ये सेंटर जो है, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट बच्चों तुम्हें पता है, तुम्हें प्रूव क्या करना है कि सेंटर का जो एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर, वो भी रीस्टोरिंग, मतलब जिधर तुमने मूव करा है उसके अपोजिट होना चाहिए। अगर तुमने उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स प्रूव कर दिया बच्चों, जब ये रीस्टोरिंग वर्ड लिख देते हो ना तो यहाँ पे तुम्हें माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। माइनस इसी चीज को इंडिकेट कर रहा है कि जिधर तुमने मूव करा है ना उसके अपोजिट है, और रीस्टोरिंग वर्ड भी इसी चीज को पॉइंट कर रहा है कि मीन पोजीशन से तुमने जब इसको डिस्प्लेस कराया तो रीस्टोर मतलब ये मीन पोजीशन की तरफ है, तो वो डायरेक्शन ऑटोमेटिकली आ गई, तो माइनस की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती है। मैं मुझे इसका एक्सेलरेशन जो है ना बच्चों पीछे की तरफ चाहिए, क्या? रीस्टोरिंग। तुम्हें ये पता है बच्चों प्योर रोलिंग मोशन हो रही है तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन का काम करेगा। यहाँ पे बच्चों क्योंकि आगे चला गया तो स्प्रिंग का फोर्स लग रहा होगा के एक्स के बराबर, और उसकी वजह से अल्फा आएगा बच्चों, प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है ये। अगर आप टॉर्क देखो तो बच्चों के एक्स का टॉर्क आएगा के एक्स इंटू आर के बराबर, और इस लोवेस्ट पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा बच्चों एम आर स्क्वायर बाई टू, ये तो सेंटर ऑफ मास के बराबर अबाउट होता है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दी मैंने, तो अल्फा इंटू आर की वैल्यू जो आएगी ना बच्चों 2kx आर डिवाइडेड बाई 3mr के बराबर आ जाएगी। ये तो बच्चों इससे कट जाएगा आर, 2kx डिवाइड बाई 3m, ये आ गया बच्चों अल्फा आर। और क्या यही सेंटर का एक्सेलरेशन नहीं होगा अल्फा इंटू आर? इसके अबाउट अल्फा से घूम रहा है तो सेंटर का एक्सेलरेशन अल्फा इंटू आर के बराबर होगा, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर इज 2k डिवाइडेड बाई 3m इंटू एक्स। ये पता है बच्चों ये एसएचएम करेगा तो ये ओमेगा स्क्वायर का काम करेगा, तो टाइम पीरियड आ जाएगा बच्चों टी इक्वल टू 2 पाई रूट के अंदर 3m डिवाइड बाई 2k, ये आ जाएगा टाइम पीरियड। चलो जी, ये हमारा टाइम पीरियड आ गया इसका। ठीक है बच्चों, ऐसे करके इस टाइप के क्वेश्चंस को हम जो सॉल्व कर देते हैं। इसमें ध्यान रखना दिस इज अ केस ऑफ द स्मॉल ऑक्सीलेशन, छोटा ऑक्सीलेशन करवा रहे तो ही हमें ये सारी कंडीशंस लगा पाएंगे। ठीक है, डन 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 डन। खैर इसमें तो सेंटर वाले केस में तो थोड़े बड़े के लिए भी चल ही जाएगा काफी हद तक, लेकिन अगला वाला जो इसका कौन से फुफेरा भाई चल रहा है ना ये, तो फुफेरा भाई का जो उसका भी जो भाई है, मतलब फुफेरे भाई का कजिन भाई है ये, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्या 9th नंबर केस आ गया, कौन सा आ गया 10th नंबर, तो फुफेरे का भी एक कजिन है बच्चों ना। अब इन भाई ने क्या कर रखा है,
इन भाई ने कहा कि सुनो भाई, क्वेश्चन हम वैसा ही बनाएंगे, लेकिन स्प्रिंग चोटी पे लगाएंगे। अब मास एम, रेडियस आर, सॉलिड, सिलेंडर। नीचे बच्चों नो स्लिपिंग कंडीशन है, के स्प्रिंग कांस्टेंट है। पता बच्चों इसका सेंटर का फाइंड दी टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑक्सीलेशन ऑफ सेंटर ऑफ सिलेंडर। ठीक है भाई, सिलेंडर के सेंटर का स्मॉल ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड बताना है अपन को। दिस इज द केस। ओए आकाश, चुपचाप पढ़ाई करना तू, कितनी पंचायतें करता है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, ये सब उड़ जाएगा तेरे दिमाग से ऊपर। बताइए भाई, इसका जो टाइम पीरियड आएगा कितना आएगा? ठीक है, अब एसएचएम में जो है मैं होमवर्क आपको अच्छे से दे पाऊंगा। अच्छा भाई, तुम्हारे जेई मेन के पीवाई की उससे तुम्हारे प्रैक्टिस करवाता जा रहा हूं मैं, ठीक है। जिसने भी ढंग से मेरी बात अगर तुम मान के चलो ना बच्चों, तुम्हें तुम्हें ये तो पता लग गया कि सर ने जो वादा किया वो निभाया है। ठीक है, गाना जो है ना, सुना है, वादा किया तो निभाना पड़ेगा। ठीक है, तो वादा हमने तुमसे किया और हमने निभाया। हमने वादा ये किया था कि तुम्हारे पीवाई की हम करवा देंगे, तो जेई मेन के तो करवाते हैं, जेई मेन के तो हम तुम्हें बहुत अच्छे से करवा रहे हैं, ऐसे ही एडवांस के भी करवाएंगे। ठीक है, एडवांस के पीवाई की भी हम तुम्हें ऐसे ही करवाएंगे। वो लास्ट में चाहे आप मानो चैंप में मानो या कैसे भी मान के चलो उसको, हम तुम्हें एडवांस के पीवाई क्यूज भी करवाएंगे। एडवांस पैटर्न वाला यार मेरे पास बैंड विड्थ नहीं है अभी ना, उसके लिए उसके क्वेश्चंस को फाइनलाइज करना जब तक टीम बड़ी नहीं होती हमारी, इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उसका एक एक क्वेश्चन ना टीचर को भी पहले खुद सॉल्व करना होता है। बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मैंने पिछले साल जब एडवांस की टेस्ट सीरीज वगैरह लॉन्च की थी ना, जेई मेन के लिए, मतलब जैसे क्रैश कोर्स लॉन्च किए थे, एडवांस का लॉन्च किया था। एडवांस का क्रैश कोर्स मतलब टीचर पूरी तरीके से फ्री होना चाहिए, तब वो अच्छा क्रैश कोर्स वगैरह लॉन्च कर सकता है। तो पिछली बार क्या था, मेरा कोई बैच नहीं चल रहा था तब, या चल भी रहे थे तो लिमिटेड बैच चल रहे थे। अभी नीट वीट और ये सब चालू हो गया है, तो अभी एडवांस पे काम करने का मतलब नहीं बनता। तुम्हारा बैच चल रहा है, 12th का चल रहा है, और मैं जो फिर मैं क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। पिछली बार जो मैंने चैंप में जो कंटेंट जो डिलीवर किया है, जो कंटेंट मैंने प्रोवाइड कराया ना, उसका लेवल उससे नीचे तो मैं डिलीवर कर नहीं सकता इस बार, कि मैं कहूँ कि चलो भाई इस बार आसान करेंगे, तो उसमें बच्चे माथा खा जाएंगे मेरा कि सर ये क्या है, हमारे साथ ये अत्याचार। और सबसे पहले तो आकाश ही खाएगा। ठीक है, पिछली बार ये सारा कंपेयर करके आ जाता है, आप उस वाले बैच में इतना पढ़ाते थे, इसमें कम पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो मैं वो नहीं कर सकता। तो ये है कि एडवांस वाला ना, एडवांस वाली चीज जो है अभी साइड रखी हुई है अपन ने ना। यस, इस बार बिट सेट वगैरह आएगा, बिट सेट आएगा एडवांस के, देयर विल बी एडवांस टेस्ट सीरीज, देयर विल बी एडवांस पेपर्स एज वेल, बट जस्ट मतलब एक मेरा बैच वगैरह हायर कर लूं, तो तब जाके देयर विल बी, ऑब्वियस बात है, एडवांस का भी बैच है ना ये। पर मैं करूँगा अभी मैं, मेरा फोकस है कि फर्स्ट राउंड में हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए एक बार ना, फैब से पहले ही आ जाएगा एडवांस का ना। चलिए भाई, करें इसको डिस्कस। अब इस वाले केस में बच्चों पता क्या होगा, इस वाले केस में जब आप इसको मूव कराओगे ना,
तो पता है बच्चों कि ये जो है ना, तुम्हें ये पता होगा कि अगर मैंने इसके सेंटर को x मूव कराया तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ऊपर वाला पॉइंट 2x मूव करता है। 2x मूव करके बच्चों यहाँ पे आ जाएगा, ये x मूव कराएगा उस 2x मूव करेगा। ऊपर जो फोर्स लगेगा ना वो 2kx के बराबर लगेगा। अब अल्फा जो आएगा ना बच्चों यहाँ पे, वो टॉर्क आएगा बच्चों 2kx इंटू 2r इजिकल टू mr स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस mr स्क्वायर इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू 8kx डिवाइड बाई 3mr के बराबर आ जाएगी। तो अल्फा इंटू आर 8kx डिवाइड बाई 3m के बराबर होगा, और अल्फा इंटू आर ही तो इसका सेंटर का एक्सेलरेशन होगा पीछे की तरफ रीस्टोरिंग। ए रीस्टोरिंग जो होगा ना बच्चों अल्फा इंटू आर के बराबर आएगा, विच इज इक्वल टू 8k डिवाइड बाई 3m इंटू x। तो ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। टाइम पीरियड कम्स आउट टू बी 2 पाई रूट के अंदर 3m डिवाइड बाई 8k। ऐसा भी आंसर। डन बच्चों, ये समझ में आया? कोई बड़ी बात नहीं है कि जेई मेन में इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल जाए। जेई मेन वाले न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप में बच्चों कुछ भी उठा के डाल देते हैं, ठीक है? तो ये ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए कोई बड़ी बात नहीं है। डन बच्चों, वी नॉट एक्स और 2x वाला बता दीजिए। ओके तुम्हें ये पता है ना कि ये जो प्योर रोलिंग मोशन जो होती है, सिंपल सा बताओ, प्योर रोलिंग मोशन में आप ये मानते हो ना कि यहाँ पे जैसे एक तरीके से हिंज कर दिया है, तो पूरी बॉडी बच्चों इसके अबाउट घूम रही होती है। तो सेंटर की वेलोसिटी अगर v होती है ना, तो इसकी टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी बच्चों 2v होती है। वैसे भी तुमने देखा होगा प्योर रोलिंग मोशन में तुम v मानते थे, इसका ओमेगा मानते थे, तो तुम्हें यहाँ पे पता होगा v प्लस का ओमेगा आ आता था, और ये दोनों बराबर होते हैं प्योर रोलिंग में, तो 2v के बराबर ही आ जाता है, ठीक है? तो सेंटर अगर v से चल रहा है ना, तो टॉप मोस्ट पॉइंट प्योर रोलिंग मोशन में 2v से डबल स्पीड से चल रहा होता है। तो अगर सेंटर का डिस्प्लेसमेंट x है तो ऊपर वाले पॉइंट का 2x होगा। अच्छा, ये ध्यान रखना बच्चों, स्मॉल ऑक्सीलेशन बोला है, स्मॉल मतलब बहुत छोटे हैं x, जरा सा। तो नहीं तो ऊपर वाला पॉइंट तो बच्चों तुमने देखा सा थोड़ा सा टेढ़ा जाएगा ना, वो टेढ़ा हमें कंसीडर नहीं करना, क्योंकि हम स्मॉल ऑक्सीलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। डन बच्चों? डन। ओके, अब बढ़ते हैं बच्चों थोड़ा सा और आगे। अब हमें निकलना पड़ेगा बच्चों, चाचा मामा ताऊ और फुफेरा सब हो गए, ठीक है? अब पता कोई और बचता हो फैमिली, तो अब भाई गांव के भाई बंधु, ठीक है? अब गांव वाले आएंगे। केस नंबर शायद 11 होगा ये। अभी गांव के भाई बंधु है भाई, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। ये बच्चों मासलेस स्मूथ है।
फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ द ब्लॉक। आया भाई किसी का आंसर? हाँ, मौसी के लड़के रह गए। ये बात सही भाई। मामा, फूफा, मासी, ठीक है, तो मौसी के लड़के रह गए। तो ये मौसी के लड़के बच्चों मैदान में आ चुके हैं। अभी 2 लेक्चर के बराबर थ्योरी रह गई है इसकी ना, 2 लेक्चर थ्योरी के और डिस्कशन का। अगली क्लास में तो हम शायद डिस्कशन कराएंगे, क्योंकि एसएचएम का अगली क्लास के लिए, अगली क्लास में बच्चों तुम जो होमवर्क करके ला रहे हो ना, बता देना चाहता हूँ, क्योंकि पहले डिस्कशन कराऊंगा तब मैं आगे बढ़ूंगा। अगली क्लास का जो होमवर्क है तुम्हारा, कहाँ तक मैंने करा दिया? शायद 20-25 तक करा दिया, 25 तक करा दिया ना, तो 25 तक हमारा डिस्कशन हो चुका है। डी सेक्शन जो कि तुम्हारा चलेगा 46 तक, तो 46 तक मतलब 21 क्वेश्चन आप ये करके लाओगे। सब्जेक्टिव का भी दे रखा था मैंने तुम्हें पहले से ही, सब्जेक्टिव दे रखा था। अब तुम क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 सुन लो भाई, होमवर्क भी लिख लो। 46 तक तो वो उसमें करना है तुम्हें, अभी नहीं, अभी जाना नहीं है, अभी तो क्लास चलेगी आधा घंटा, अभी तो बहुत कुछ पढ़ाना है। 46 तक तो बच्चा एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करनी है आपको, और ये सब्जेक्टिव का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें से मैंने बहुत बहुत सारा दे दिया था कल। 12 13 13 तक बच्चों ये आपको करना है, ठीक है। 13 तक बहुत है, कल तो इतना ही डिस्कस हो पाएगा। चलो भाई, करें इसके बारे में बात करें। तो बच्चों तरीका तो वही है। मान लो, सुनो, एक टाइम पे इसके अंदर टेंशन होगा टी नॉट, और वो एम जी के बराबर होगा, है ना। ये लटका हुआ था आराम से, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाएगी बच्चों, इक्विलिब्रियम। इसके अंदर बच्चों एक्स टेंशन आ रखा हुआ एक्स नॉट के बराबर, क्योंकि यहाँ पे टी नॉट टेंशन लग रहा है ना, तो टी नॉट जो है के एक्स नॉट के बराबर था, सब कुछ था बच्चों यहाँ पे। अब आपने इसको एक्स डिस्प्लेस करा दिया, तो ब्लॉक बच्चों भी यहाँ पे आ गया। इसका एक्स सोल्यूशन भी इधर ही मान लेते हैं, नीचे एम जी लग रहा होगा।
अब x डिस्प्लेस कराने से बच्चों अब इसके अंदर एक्सटेंशन जो हो जाएगा ना वो x नॉट प्लस का x के बराबर हो जाएगा। तो टेंशन जो है ना बच्चों t नॉट प्लस का डेल्टा t हो जाएगा। तो इसमें भी टेंशन बच्चों डेल्टा t प्लस का t नॉट के बराबर हो जाएगा ना। तो मीन पोजीशन पे तो बच्चों हमने बैलेंस कर ही रखा था पहले। तो मीन पोजीशन कंडीशन जो होंगी ना बच्चों पहले उनको लिख लेते हैं। मीन पोजीशन कंडीशन क्या थी कि टी नॉट जो है mg के बराबर है और टी नॉट ही के एक्स नॉट के बराबर है, ये भी पता है हमें। जब आपने डिस्प्लेस करा दिया व्हेन डिस्प्लेस्ड, आपने जब इसको डिस्प्लेस करा दिया डिस्प्लेस्ड एक्स, तो अब जो एक्सेलरेशन आएगा ना बच्चा एम जी माइनस का टी नॉट प्लस का डेल्टा टी इज इक्वल टू एम इंटू ए। अगर आप देखो बच्चों टी नॉट से एम जी कट जाएगा तो एम इंटू ए इज इक्वल टू माइनस टाइम्स डेल्टा टी बन जाएगा। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना कि टी नॉट प्लस का डेल्टा टी जो है ना वो नए वाले एक्सटेंशन विच इज एक्स नॉट प्लस का एक्स, क्योंकि जब पहले एक्स नॉट एक्सटेंशन था तब टेंशन टी नॉट था। अब टी नॉट प्लस डेल्टा टी क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंशन इतना हो गया, तो के इनटू दिस नया एक्सटेंशन इज इक्वल टू टी नॉट प्लस का डेल्टा टी। ये जो डेल्टा टी है ना बच्चों ये आ जाएगा तुम्हारे पास के एक्स के बराबर, यहाँ पे ले जाके पुट कर देना। तो के एक्स इज इक्वल टू माइनस का एम इंटू ए या ए इज इक्वल टू माइनस का के डिवाइड बाई एम इंटू एक्स। ये तो एसएचएम की कंडीशन आ गई, मतलब इसका जो टाइम पीरियड होगा टी इक्वल टू 2 पाई रूट के अंदर एम डिवाइड बाई के बराबर ही होगा। इसमें एक चीज का ध्यान देने की जरूरत है बच्चों, दैट इज सेशन बना दिए लगा दिया है नहीं लगाया, ये तुम थंबनेल वगैरह तो लगा दिया, तो मेरे को भेज तो दो, मेरे को तो भेज दो, अगर मेरे को अपना वाला लगाना होगा तो कम से कम। तो बच्चों ये t इक्वल टू 2 पाई रूट के अंदर m बाई के बराबर आ गया। ये इसमें एक चीज तुमने देखी बहुत इंटरेस्टिंग सी कि टी नॉट और एम जी और के एक्स नॉट जो पहले थे, मतलब के एक्स नॉट एम जी टी नॉट उनका कोई रोल ही नहीं है, मतलब कैंसिल आउट हो गए। पहले जो थे ना बच्चों जो स्प्रिंग में जो पहला एक्सटेंशन था ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में, रस्सी में जो पुराना टेंशन था टी नॉट, उसका रोल ही नहीं है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है बच्चों कि जैसे मैंने ब्लॉक को जैसे नीचे डिस्प्लेस कराया ना, तो ब्लॉक को नीचे डिस्प्लेस कराने पे स्प्रिंग में एक्सटेंशन बढ़ा, उसकी वजह से टेंशन बढ़ा, और टेंशन बढ़े हुए टेंशन के बराबर बच्चों यहाँ पे बढ़े हुए टेंशन को जैसे एम इंटू ए के बराबर कर दिया हो, ऐसे एक्सेलरेशन आ गया है। ठीक है, तो आगे से बच्चों हम जो पुराने जो कांस्टेंट फोर्सेस है ना उनको हम लेंगे ही नहीं, मतलब वो वैसे भी कट जाएंगे। जैसे एम जी है, टी नॉट है जो पहले टेंशन था, पहला एक्सटेंशन, ये काम का ही नहीं है। मतलब मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ऐसे करता कि मैं इसको नीचे ले गया, ब्लॉक को नीचे ले जाने की वजह से टेंशन बढ़ा होगा तो मैं बस वो बढ़ा हुआ टेंशन ले लेता, और उसकी वजह से एक्सेलरेशन आ रहा होगा तो मैं डायरेक्ट लिख देता कि मान लो बढ़ा हुआ टेंशन मैंने टी मान लिया, तो टी इक्वल टू एम इंटू ए। क्योंकि नीचे गया है तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन बढ़ा है, तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन बढ़ा है तो उसकी वजह से भी टेंशन बढ़ेगा, तो उसको टी इक्वल टू के एक्स भी लिख देता मैं, और के एक्स इज इक्वल टू एम ए करके डायरेक्ट आ जाता। मतलब मुझे टी नॉट एम जी और के एक्स नॉट की रिक्वायरमेंट होगी नहीं। तो ये बच्चों इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं अगर मैं इसको करके बताऊं ना बच्चों, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मुझे ये सब रामायण रचने की जरूरत ही नहीं थी। कि अगर मैं इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊं ना, मैं ये कहना चाह रहा हूं इसमें पहले एक्सटेंशन वगैरह सब आ रखे थे, ये पहले ऐसे था, ये क्या हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि जब मैंने इसको एक्स नीचे मूव कराया ना तो मुझे एमजी वगैरह को लेने की जरूरत नहीं, वो तो बैलेंस पहले ही हो रहे थे। मैंने कहा कि इसके नीचे जाने से रस्सी का जो बढ़ा हुआ टेंशन है ना वो टी है, इसमें बढ़ा हुआ एक्सटेंशन एक्स है। एक तो मैं ये कह सकता हूं बढ़ा हुआ टेंशन इसमें भी टी है, तो ये जो लिख रहा हूं ना मैं टी, ये इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज्ड टेंशन है ये। तो एक तो रिलेशन में लिखूंगा टी इक्वल टू के एक्स, एक लिखूंगा टी इक्वल टू, क्योंकि मैंने एक्सेलरेशन नीचे की तरफ माना है, माइनस का एम इंटू ए, तो माइनस का के एक्स इज इक्वल टू एम इंटू ए की वैल्यू बच्चों माइनस का के डिवाइड बाई एम इंटू एक्स के बराबर आ जाएगी। तो ओमेगा बच्चों रूट के अंदर के डिवाइड बाई एम के बराबर हो जाएगा, और यहाँ से टाइम पीरियड
2 पाई रूट के अंदर m डिवाइड बाई k के बराबर है। लो जी, ये हो गया काम खत्म। तुम इस चीज को, इस कहानी को समझे बच्चों? हमें वो एमजी पुराने वाले टेंशन वेंशन लिखने की जरूरत ही नहीं है। हम सिर्फ बड़े जो चेंजेस आए ना, हम उनसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या ये बात बच्चा लोगों को समझ में आ गई? हाँ भाई, क्या ये बात हमारे बच्चा लोगों को समझ में आ गई? ओके। अब इसी में बच्चों, तो कहाँ चल रहे थे? ये सारे मौसी के बच्चे थे, ठीक है। एक और है, 12th होगा। मौसी के खानदान में भी बच्चों बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। छोटा मोटा खानदान नहीं है मौसी का, ठीक है। ये K1 हो गया, K2 हो गया, ये M मास की हो गई, ये मासलेस है, स्मूथ है। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ ब्लॉक। पता बच्चों, मौसी तो प्रधान है गाँव की। चलो जल्दी करो इस वाले को सॉल्व। तुम चाहता एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, मैं कल वाले टेस्ट का देखता हूँ एनालिसिस, किस किसने दिया है तुम में से। तब लोगों ने दिया नहीं है अभी तक टेस्ट। राहुल, टेस्ट वगैरह दिया करो भाई तुम लोग ना, ये लापरवाही मत करो, टेस्ट वगैरह देते रहो। 52, ओके, कोई ना, अब दे लेना इस टेस्ट को ना।
हाँ भाई, भाई इसका आंसर। चलो अब देखो बच्चों, इसमें जैसे मैंने इस ब्लॉक को नीचे लेके गया ना मैं, एक्स नीचे, इस रस्सी का टेंशन कुछ बढ़ जाएगा, मान लो टी बढ़ा। मैं अब बच्चों एम जी और पहले जो इसमें एक्सटेंशन था, इसमें एक्सटेंशन था, उसको नहीं कंसीडर कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं इसके नीचे जाने से बढ़ा हुआ टेंशन है ना, वो टी होगा। एक्सेलरेशन नीचे मान लिया। तुम कहोगे सर एक बात बताओ, टेंशन ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन नीचे क्यों मान रहे हो? क्योंकि हमारा तरीका यही था ना बच्चों। वैसे तो देखो, अगर तुम दिमाग लगाओ तो तुम्हें पता है कि टेंशन ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, मतलब ये अपनी इस जगह पर लाने की कोशिश कर रहा होगा वापस। ठीक है, लेकिन वो माइनस वाली चीज भी तो मेरे को प्रूव करनी है, इसलिए मैंने नीचे की तरफ भी माना है। जिधर डिस्प्लेस करते हैं ना, उधर की तरफ मानोगे तो मैथमेटिकली सही आएगा। तो तुम दिमाग लगाओगे कि सर फोर्स ऊपर की तरफ है तो एक्सेलरेशन ऊपर मानूंगा, तो उसका मतलब है रीस्टोरिंग बोल रहे हो तुम। तो बच्चों इस वाली रस्सी में टेंशन टी बढ़ा, यहाँ भी टी बढ़ेगा, तो यहाँ पे एक्सटेंशन मान लो x1 बढ़ा। तुम्हें पता है अगर इस रस्सी में टेंशन टी बढ़ा ना बच्चों, तो इस वाली में 2t बढ़ेगा। इसमें एक्सटेंशन मान लो x2 बढ़ा। तो पहले तो बच्चों तुम ये लिखोगे कि माइनस का t इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो ए इज इक्वल टू बच्चों माइनस का टी डिवाइड बाई एम हो जाएगा पहले तो। अच्छा, टी इक्वल टू के वन एक्स वन है, और यही बच्चों टी इक्वल टू के वन एक्स वन है इसमें, और टू टी जो है ना बच्चों वो के टू एक्स टू के बराबर है। ये समझ में आ गया मैं, ओके। अच्छा, एक चीज का ध्यान और देना, जैसे ये रस्सी है ना बच्चों, ये वाली इसके लीनियर सेक्शन ड्रॉ कर लेना। तुम कहना कि ये वाला एंड एक्स गया नीचे, ये इधर से आया बच्चों एक्स वन नीचे, पुली आई होगी नीचे एक्स टू, क्योंकि जब इसमें एक्सटेंशन बढ़ेगा तो पुली नीचे आएगी। तो ये इधर एक्स टू आ गया, ये भी बच्चों इधर एक्स टू आया, तो माइनस का टू एक्स टू माइनस का एक्स वन प्लस का एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स वन की जगह बच्चों यहाँ से लाके रख देना, पहले तो इसको लिखना एक्स इज इक्वल टू टू एक्स टू की जगह रख देना बच्चों टू टी डिवाइड बाई के टू, टी डिवाइड बाई के वन। ठीक है, ओके। तो x इज इक्वल टू 4/k2, 1/k1, और t की वैल्यू क्या आ जाएगी? t की वैल्यू बच्चों माइनस का m इंटू ए रख सकता हूँ। तो a की वैल्यू बच्चों यहाँ पे आएगी मेरे पास माइनस का x डिवाइड बाई एम, 4/k2, 1/k1। अगर यहाँ से टाइम पीरियड देखा जाए ना बच्चों, इसको 1 अपॉन दिस को ओमेगा स्क्वायर माना जाए, तो 2 बाई रूट के अंदर m, 4/k2, 1/k1 के बराबर आ जाएगा। वैसे ज्यादा अच्छा रहता कि मैं ये वाली स्प्रिंग नहीं लगाता, अभी इस वाली का सॉल्व करता। जैसे मैं इसको 3 पार्ट में करता बच्चों, पहले ये वाली लगाता, ये नहीं लगाई, जैसे पहला केस मैंने किया इससे पिछला वाला ना। देखो इसमें ये लगाई, यहाँ पे नहीं थी। पता है ज्यादा अच्छा क्या रहता कि मैं इसको हटा के सिर्फ ये वाली लगाता, तो उससे बच्चों पता है क्या आता आंसर? ये नहीं आता टर्म उसमें ना, ये वाली स्प्रिंग अगर यहाँ नहीं होगी, सिर्फ एक ही होगी ना, तो ये नहीं आएगा, सिर्फ ये आएगा। दोनों लगी होती है ना बच्चों, तो ये दोनों टर्म आएंगे। नहीं, जो लेंथ घटाता है उसको माइनस का लेते हैं ना अपन। तो x2 लेंथ को घटा रहा है, वो भी x2 लेंथ को घटा रहा है, तो माइनस का 2x2 आएगा ना। x1 भी लेंथ घटा रहा है, बस x बढ़ा रहा है, x को पॉजिटिव का लिए। करो भाई जल्दी से। ठीक है, ओके। ये वाली बात समझ में आ गई। अब अगर बच्चों मैं तुम्हें बोलूं कि अब ये क्वेश्चन मौसेरा भाई नहीं है भाई, ये मौसा जी हैं, ठीक है। मौसेरा भाई तो फिर भी आसान था, भाई मौसा जी आ गए भाई पिक्चर में ना।
और गंदे गंदे डायग्राम बन रहे हैं। इसमें मैंने लाइव बात की थी, वो कैसा कैसा था, किसमें? ये नीट वाला।
हाँ भाई, कर लिए। तो बच्चों इसका वैसे देखो, एक तो डायरेक्ट तरीका है कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट के अंदर आपकी तरफ से होगा ना। 4 डिवाइड बाई के टू प्लस का 4 डिवाइड बाई के थ्री 1 डिवाइड बाई के वन। तो जो इसी रस्सी में लगी हुई है, जिस रस्सी से ब्लॉक जुड़ा हुआ है, उसका तो 1 अपॉन के बनाएगा। और ये पुली वाले हैं बच्चों, जो हम पीछे वाला जो केस कराया ना मैंने यहाँ पे, ये के टू में बच्चों 4 अपॉन के टू आया था, इसमें 1 अपॉन के वन आया। 4 अपॉन के टू, 4 अपॉन के थ्री, और यहाँ 1 अपॉन के वन। और नहीं तो बच्चों तुम्हें बहुत गंदा सा मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। आप इसको बोलोगे कि सर इसको x शिफ्ट करा दिया तो इसमें x6 आएगा, x5 आएगा, x4 आएगा, x3 आएगा, x2 आएगा, x1 आएगा, इन रस्सी में टेंशन t के बराबर आएगा, चेंज जो आएगा, ठीक है। दिस इज नॉट द एब्सोल्यूट टेंशन। उनमें 2t आएगा, तो पहले तो लिखूंगा t इक्वल टू k1 x1, 2t इज इक्वल टू k2 x2, k3 x3, k4 x4, k5 x5, k6 x6, ठीक है। अच्छा, t इक्वल टू ma आएगा। अब अब बच्चों स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट कैसे लगाएंगे, ये देखो x6 और x6, तो 2 टाइम्स x2, 2 टाइम्स x3, 2 टाइम्स x4, 2 टाइम्स x5, 2 टाइम्स x6 प्लस का x1 इज इक्वल टू x होगा। अब यहाँ से बच्चों x2 की वैल्यू यहाँ पे लाके रख देंगे, तो ये हो जाएगा 4t डिवाइडेड बाई k2, 4t डिवाइड बाई k3 एंड सो ऑन, या t डिवाइड बाई k1 इज इक्वल टू x। t को कॉमन लेके बच्चों ma कर देंगे, 4 बाई k2, 4 बाई k3, 1 अपॉन k1 इज इक्वल टू x। a को एक तरफ करेंगे, बाद बाकी उधर ले जाएंगे बच्चों, यू विल गेट दिस रिलेशन। तो ये वाला याद रखोगे बच्चों, ये ट्रिक याद रखना है इसका ना, कि जो ऊपर लगी होती है ना पुली, पुली के ऊपर जो स्प्रिंग होती है, उसका कंट्रीब्यूशन 4 बाई के का होता है, और जो सेम रस्सी में होती है बच्चों, उसका 1 बाई के का होता है। अब आते हैं बच्चों, एक लास्ट केस है आज का, दैट इज कॉल्ड द एंगुलर एसएचएम, ठीक है। ये बचा है बस, एंगुलर एसएचएम क्या होता है बच्चों ये। अभी मेरी तबीयत पूरी तरीके से ठीक हुई नहीं है बच्चों। मान लो ये कोई रॉड है और ये हॉरिजॉन्टल, स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन है। इसकी लेंथ बच्चों एल के बराबर है, यहां से यहां तक। मास इसका एम के बराबर है। आपने बच्चों यहाँ पे एक स्प्रिंग कनेक्ट कर दी एट अ डिस्टेंस ऑफ y। अब अगर आप इसको थोड़ा सा घुमा के छोड़ोगे ना बच्चों, थीटा तो हमने घुमा दिया इधर की तरफ और इसको छोड़ दिया, तो ये क्या बच्चों, ये ऐसे स्प्रिंग से जुड़ी हुई थी, तुमने इधर ले जाके छोड़ दिया, फिर ये ऐसे ऑक्सीलेट करती रहेगी यहाँ पर ना, ऐसे ऑक्सीलेट। वो टाइम पीरियड आपसे पूछा होगा किसी ने, तो पता क्या करते हैं हम इसमें, हम कहते हैं कि जब ये घुमाओगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगी। तो ये जो एक्सटेंशन आएगा ना बच्चों, ये वाई इंटू थीटा के बराबर आएगा। यहाँ जो फोर्स लगेगा ना, के वाई इंटू थीटा के बराबर लगेगा। इस पर टॉर्क आएगा उल्टा। जैसे लीनियर एसएचएम में ए को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस का एक्स करते थे, एंगुलर में अल्फा को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस का थीटा करते हैं। बच्चों यहाँ पे जो टॉर्क लग रहा होगा ना, टॉर्क अबाउट हिंज, आई अबाउट हिंज इंटू अल्फा के बराबर आएगा। टॉर्क कितना आएगा,
के वाई इंटू थीटा, पहले तो ये तो फोर्स है और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कभी कभी वाई के बराबर ही होगी, तो ये एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 3 इंटू अल्फा के बराबर आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू 3k वाई डिवाइड बाई एम एल स्क्वायर इंटू थीटा के बराबर आ जाएगी। ये जो है ना बच्चों, ये ओमेगा स्क्वायर का काम करेगा, टाइम पीरियड 2 पाई, रूट के अंदर एम एल स्क्वायर, 3k वाई के बराबर आ जाएगा। जैसे a इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स होता था ना, उसी तरीके से अल्फा इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा होता है। अच्छा, इसमें एक चीज का ध्यान रखना, थीटा बहुत छोटा है, नहीं तो बच्चों इस डिस्टेंस को, मतलब आप इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस को वाई नहीं बोल पाओगे, तो थीटा बच्चों बहुत छोटा है यहाँ पे ना, ये ध्यान रखना। ऐसे वाले केस होते हैं बच्चों, इनको एंगुलर एसएचएम बोला जाता है। अब मैंने तुम्हें जो होमवर्क दिया है बच्चों एक्सरसाइज 1 में अप टू क्वेश्चन नंबर 46 और एक्सरसाइज 2 में आपको दिया था ना, 12 13 14 तक दिया था, कितने तक दिया था, दोनों कंप्लीट करके आ रहे हैं बच्चों। ठीक है भाई। अब बचा है तुम्हारा सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम, पेंडुलम और डैम्प्ड ऑक्सीलेशन, जो होता है ना डैम्प्ड और फोर्स्ड ऑक्सीलेशन जो होते हैं। 2 लेक्चर बच्चे, 2 लेक्चर प्लस का डिस्कशन अगली क्लास में डिस्कशन होगा। यस, रोटेशन और एसएचएम का डिस्कशन कल ही होगा। अरे यार, तो तुमने रोटेशन का तो पहले कर लिया होगा ना, छुट्टी वुट्टी भी तो आ गई थी, रोटेशन का नहीं किया क्या होमवर्क? मैं एसएचएम का आगे नहीं बढ़ा सकता भाई, रोटेशन का मैं बढ़ा सकता हूँ, एसएचएम को आगे नहीं लेके जाऊंगा मैं। कल सुबह 10 बजे तो हम जो है रोटेशन का करेंगे डिस्कशन। चलो रोटेशन का फिर परसों करते हैं, ठीक है? परसों रोटेशन का 10 बजे डिस्कशन करते हैं, ठीक है? कल एसएचएम का होगा भाई, कल एसएचएम के इन क्वेश्चंस को आप करके आओगे। मुझे पता है दोनों अगर डिस्कशन कर दिया ना तो तुम नहीं कर पाओगे इतना जल्दी ना। परसों करेंगे रोटेशन का, ठीक है? चलो चलिए भाई, खत्म करते हैं आज का सेशन, बाय, टेक केयर।